हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 14। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके साथ एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें मैंने पूरा 2023 का करंट अफेयर वो कवर करना था। और उसी सीरीज़ में पार्ट नंबर 14 ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन सभी वीडियोज़ के माध्यम से आपका पूरा 2023 का करंट अफेयर ये आसानी से कवर हो जाएगा। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय ये कौन बनी है? तो देखिए, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अक्षता कृष्णमूर्ति ये बनी है पहली भारतीय जिन्होंने नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट किया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, नाम है इनका अक्षता कृष्णमूर्ति। अब देखिए, जो ये है अक्षता कृष्णमूर्ति वो USA में नासा के साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये नासा से है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसकी हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC एंड प्रसारक यानी कि जो भी यहाँ के हेड हैं उनका नाम है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं जय शाह। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जय शाह को अभी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं और अभी वर्तमान में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। BCCI के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, जिसकी स्थापना ये हुई थी 1928 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए, गरबा नृत्य की बात करें तो काफ़ी फेमस है ये गुजरात में। तो देखिए, गुजरात के गरबा नृत्य को अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा यूनेस्को से आप ये भी ध्यान रखिए कि वर्तमान में यूनेस्को की जो साइट्स है पूरे भारत में वो हैं 42, 2 अभी रिसेंटली ऐड हुई थी, उनको भी आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है और गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये बन गई हैं। 2 साल पहले यानी कि अगर हम बात करें दिसंबर 2021 में, तो कोलकाता का तो दुर्गा पूजा है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि भारत का ये 14वां सांस्कृतिक विरासत ये बना था। ठीक है, यानी कि इससे पहले दुर्गा पूजा को ऐड किया था और अभी ये ऐड हुआ है गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले यूनेस्को ने शामिल किया तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस के पेरिस में। और वर्तमान में जो महानिदेशक है इनका नाम है आद्रे अजोले। स्थापना की बात करें तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हम जिस महापुरुष की पुण्यतिथि को मनाते हैं उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बात करें तो ये हमारे देश की जो संविधान है उसके पिता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी यही थे और संविधान सभा बनी थी जो संविधान बनाने के लिए, तो उसमें कुछ अलग अलग कमेटियाँ बनी थी। तो उस कमेटी में जो प्रारूप समिति थी उसको हेड किया था किसने? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और महापुरुष की जयंती 6 दिसंबर को, पुण्यतिथि 6 दिसंबर को ये बनी है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। अब देखिए, अगर हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और निधन ये हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब ये पहले व्यक्ति थे
और भारत के पहले कानून मंत्री भी यही थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये शुरुआत हुई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट इस मंत्रालय मतलब इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए, भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया है और यह राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संचालित किया जा रहा है। और अभी जो वर्तमान की अगर हम बात करें संस्कृति मंत्रालय तो ये है संस्कृति मंत्री तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई रेंजर फोरम ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, पहला एशियाई रेंजर फोरम इसका आयोजन ये हुआ है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, पहला एशियाई रेंजर ये मैं आपको बताया कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी में। और विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए ये फोरम एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, COP28 में किस IIT ने प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ये जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड की COP28 के दौरान तो ये जीता है IIT मंडी ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि IIT मंडी ने COP28 के दौरान प्रेस्टिजियस ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ये जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो देखिए, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये किया है कहाँ पे? केरला में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ ये किया है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 5 दिसंबर तक मतलब 1 से लेकर 5 दिसंबर तक हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय पर आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए, अगर हम बात करें फसल बीमा योजना की, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे टॉप पर जो स्टेट रहा है इसका नाम है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उन्हें नवाचारी और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य है। फिर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है? तो देखिए, चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक ये किया है अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा ने। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि नासा ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग ये सफलतापूर्वक पूरा किया है। देखिए, नासा ने अप्रैल 2023 में सार्वजनिक रूप से इस सफल प्रयोग के बारे में जानकारी की घोषणा की। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने नकली चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। पहली बार निर्यात वातावरण में चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाली गई है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन ये 27 अप्रैल 2023 को हुआ। वो कौन थे या फिर कौन से फील्ड से वो संबंधित थे? तो देखिए, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की बात करें तो इनका संबंधित है विज्ञान से, यानी कि वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बेसिकली हार्ट अटैक या फिर आप कह सकते हैं दिल से संबंधित बीमारियों के कारण से कोच्चि में इनका निधन हुआ। ये संस्थापक थे किसके? भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के संस्थापक थे और वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के पूर्व वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और ईश्वर यानी कि ईश्वर की योजना नामक पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत टोटल 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 4 मेडिकल डिवाइस इन पार्क की स्थापना ये की जाएगी। और ये कहाँ कहाँ पर होगी? तो ये होगी हिमाचल प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। तो देखिए भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस के लिए PLI योजना को लागू करने और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति के लिए कदम उठाए हैं। फिर हेरिटेज फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें, इसकी शुरुआत ये हुई है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए गोवा सरकार के पर्यटन विभाग ने उत्तर गोवा के सालेगांव में 28 से 30 अप्रैल को हेरिटेज फेस्टिवल 2023 इसका आयोजन किया है और यह उत्सव राज्य के सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जहां राज्य की परंपराएं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सैंटियागो पेना को किस देश के उप राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए सैंटियागो पेना की बात करें तो ये अभी पैराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है कि सैंटियागो पेना को अभी पैराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब देखिए 1 मई 2023 को पैराग्वे के नागरिकों ने अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान किया और उसी में ये मतदान में जीते हैं कौन? पैराग्वे से हैं, नाम है इनका सैंटियागो पेना। अब देखिए पैराग्वे एक दक्षिण अमेरिका कंट्री है जो कि एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी असुनसियन और मुद्रा ये है यहाँ की गुआरानी। फिर प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरे करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले भारतीय ये बने हैं अभिलाष टॉमी। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अभिलाष टॉमी ने अकेले ही गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई और भारतीय बन गए हैं। नाविक अभिलाष 30,000 मील गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले एशियाई ये बन गए हैं। फिर किस देश ने चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट AI चैट लॉन्च किया है? तो देखिए चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए आप कहें उसकी प्रतिस्पर्धा में आने के लिए तो गीगा चैट AI चैटबॉट ये लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है रशिया ने। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए रूसी बैंक ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट लॉन्च किया है। गीगा चैट अगर हम बात करें जो एक अत्याधुनिक चैटबॉट टेक्निक है जिसका उद्देश्य रूस में प्रतिबंधित चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 ये प्रदान किया है? तो देखिए यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से प्रदान किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए यूके में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से प्रदान किया है। मियामी में आयोजित एक समारोह में ये जो है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में ये चेन्नई ने रजत पदक को जीता है। फिर है यदि पति और पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश न हो तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तत्काल तलाक दे सकता है? तो ये दे सकता है अनुच्छेद 142 के तहत। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अगर पति और पत्नी के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए कि सुलह की कोई संभावना नहीं है तो कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दे सकता है। इसके लिए उन्हें न तो फैमिली कोर्ट जाना होगा और न ही तलाक लेने के लिए 6 से 18 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर किस देश के डिंग लेरन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन ये बने हैं? तो देखिए अगर हम बात करें डिंग लेरन की तो ये 17वें विश्व चैंपियन बने हैं कौन से देश से हैं? चाइना के हैं। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। हालांकि चाइना से ये पहले विश्व शतरंज चैंपियन है लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस की बात करें तो ये बनता है 30 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उद्देश्य है इसका सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व पर जोर देना। आयुष्मान भारत योजना पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का कवरेज देती है और ये एक पेपरलेस और कैशलेस योजना है और इसकी शुरुआत ये वर्ष 2018 में की गई थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। फिर बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं?
तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ये बने हैं रजनीश कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना हुई थी 1906 में, मुख्यालय है मुंबई में, और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ ये बन गए हैं रजनीश कर्नाटक। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाते हैं और यह किसी भी लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम अगर हम करें बात, तो यह शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर ऑफ अदर ऑल ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला ये कहाँ बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला ये बनी है चाइना में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला ये बनाई है। ये जो चीन है बेसिकली चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है और इसकी गहराई ये है 1.5 मील। और इसका जो पर्पस है वो है क्या कि ब्रह्मांड के सबसे अनसुलझे रहस्य जो कि है डार्क मैटर, इसका अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया है। चाइना की बात कर लेते हैं, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और राष्ट्रपति तो यह है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की टेबल टेनिस स्टार काशिमो इशिकावा ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए टेबल टेनिस स्टार है काशिमो इशिकावा, इन्होंने अभी जापान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जापान के खिलाड़ी हैं काशिमो इशिकावा, इन्होंने अभी अपने टेबल टेनिस के करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए 3 बार ओलंपिक मेडलिस्ट ये हैं, 2012 में, 2016 में और 2020 में महिला टीम इवेंट में इन्होंने मेडल जीते हैं और उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। फिर सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन ये किसने किया है? तो देखिए सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किताब का विमोचन किया है और इवेंट जो है ये तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित किया गया और इस पुस्तक का प्रकाशन सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने किया है। फिर 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए लिपजिंग बुक पुरस्कार की बात करें ये जीता है मारिया स्टेपानोवा ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए रूसी मूल की लेखिका है मारिया स्टेपानोवा, इन्होंने उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए वर्ष 2023 में ये जो अवार्ड है ये अपने नाम किया है। और ये अगर हम बात करें लिपजिंग बुक प्राइज़ की तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जिसको 1994 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। फिर है किसने बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना शुरू की है? तो देखिए बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना की शुरुआत ये की है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए विश्व बैंक समूह ने हाल ही में बिजनेस रेडी नामक एक नई परियोजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करना। बिजनेस रेडी परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण को गतिशील निजी क्षेत्र में तैयार करना है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना इसको मंजूरी दी है उत्तराखंड सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने अभी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना इसको मंजूरी दी है। अब देखिए उत्तराखंड सरकार की यहाँ पर बात आई है तो मई 2023 की ये बात है, इस योजना को मंजूरी दे दी गई और इस योजना का उद्देश्य है स्टेट के जितने भी युवा हैं यानी कि जितने भी यूथ हैं उनको तैयार करना और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो बेसिकली जो ये योजना है ये किसके लिए है? वहाँ के स्टेट के यूथ के लिए।
उत्तराखंड की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी। और अगर हम बात करें राजधानी की, तो उत्तराखंड की दो राजधानी हैं, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। अगर हम बात करें देहरादून की, तो ये वहाँ की विंटर कैपिटल है। और अगर हम बात करें गैरसैंण की, तो ये वहाँ की समर कैपिटल है। और वर्तमान में जो वहाँ के राज्यपाल हैं, इनका नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो ये हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी इसकी दो है, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। और राज्यपाल की बात करें तो ये है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की अगर हम बात करें, यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, तो ये मना है 5 मई को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए जितने भी डेज़ आप पढ़ते हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि उनकी जो थीम्स होती है ना वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हर एक डे की जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसकी थीम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, इसकी थीम है क्या? इसकी थीम है एक्सीलरेट एक्शन टुगेदर, जो कि बनता है 5 मई को, यानी कि एक साथ कार्रवाई में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण ये कहाँ हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा संस्करण यहाँ पर आयोजित हुआ था। और ये देखिए कहाँ पर, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई। और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और केंद्रीय खेल मंत्री जो कि अनुराग ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो लोगो है, यानी कि जो मस्कट है या शुभंकर आप कहें, तो वो है जर्सी, मसाल और गान, इसका शुभारंभ किया था। ठाकुर ने कहा कि कभी जो है यूपी दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब दंगलों के लिए जाना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है क्या? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट द पीडीएफ। तो आप इन दोनों पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। एक है आपके साथ में पॉलिटी की पीडीएफ, जिसमें आपको पूरा पॉलिटी का कंपाइलेशन ये देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर की बुकलेट, जिसमें आपको लास्ट 11 मंथ का पूरा जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इन दोनों ही ई बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इनको अवेल कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिए हमें पता है अभी चार्ल्स जो ये हैं किंग्स चार्ल्स, इनकी ताजपोशी हुई है और ये ब्रिटेन के जो हैं वो किंग बन चुके हैं। तो इनकी जब ताजपोशी हुई तो उस दौरान भारत की तरफ से उनकी इस कोरोनेशन सेरेमनी पे कौन गए थे? तो ये गए थे हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जगदीप धनखड़ जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, ये गए थे किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में। तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए 6 मई को औपचारिक तौर पर यह राज्याभिषेक किया गया और उस दौरान भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की धावक और पूर्व विश्व चैंपियन जिसका नाम था टोरी बोबी, इनका निधन हो गया है? कहाँ कब हुआ है? मई 2023 में। तो ये कौन से देश से थी? तो देखिए अगर हम बात करें टोरी बोबी की, तो ये बेसिकली धावक रह चुकी हैं और पूर्व विश्व चैंपियन भी हैं, और ये बिलोंग करती है अमेरिका से, और इनका जो है मई 2023 में निधन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, टोरी बोबी बिलोंग करती है अमेरिका से, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे, रियो ओलंपिक्स, तो उसमें इन्होंने 3 मेडल जीते थे। एक था इनका 400 मीटर में गोल्ड, फिर 100 मीटर में सिल्वर, और 200 मीटर दौड़ में इनका ब्रॉन्ज मेडल उस टाइम पे इन्होंने हासिल किया था। उसके बाद देखिए वर्ष 2017 की बात करें तो विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीबीसी, इसका अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, बीबीसी के अध्यक्ष की बात करें तो ये चुने गए हैं समीर शाह। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसके नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं कौन? समीर शाह। और अगर हम बात करें बीबीसी की, तो ये सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में समाचार कार्यक्रम प्रसारित करता है। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, ये कब मनाते हैं? तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस की बात करें तो ये मनता है 7 मई को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि 7 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक डे जो है वो हम मनाते हैं कब? 7 मई को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ये कहाँ शुरू होगा? तो देखिए, अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग, तो ये शुरू होगा आपका दुबई में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, फिडे और टेक महिंद्रा की संयुक्त उद्यम ग्लोबल चेस लीग ने उद्घाटन संस्करण की दुबई को आयोजित स्थल घोषित किया है। मतलब कि जो ये आपका फिडे और टेक महिंद्रा ने जॉइंट में जो ये बात की है, किस चीज़ की? सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग की। तो नाम इन्होंने अनाउंस किया है किस चीज़ का? दुबई का। दुबई में आप ध्यान रखेंगे कि अभी COP28 का आयोजन भी यहीं पर हुआ है, जो अभी फिनिश हो चुकी है। और नेक्स्ट जो COP29 होनी है ये आपकी अज़रबैजान में होगी। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट था लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ये होगी कहाँ पर? दुबई में। फिर है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो ये मनता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम क्या है इसकी? तो थीम है हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। तो वर्ष 2023 में अगर हम बात करें रेड क्रॉस डे के थीम की, जो मनता है 8 मई को, तो इसकी थीम है हम जो कुछ करते हैं वो जो है वो दिल से आता है। इस दिन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक, जिनका नाम था हेनरी डुनाइट, इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 में, इसीलिए 8 मई को हम मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष की बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं पोलावरावु एम प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि लिथियम का जो भंडार है वो खोजा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद जो लिथियम के भंडार है वो देखे गए हैं राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर की सियासी में खोज के बाद राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज हुई है। माना जाता है कि डेगाना में खोजे गए जो नए भंडार हैं उसमें जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले भंडार से बड़े हैं, और अधिकारियों का ये भी दावा है कि वे भारत की लिथियम का 80% मांग को पूरा कर सकते हैं। ये पहली बार होगा कि जब डेगाना में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो ध्यान रखा, पहले जम्मू कश्मीर में और अब राजस्थान में जो है वो लिथियम के भंडार ये देखने के लिए मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र, इसकी स्थापना ये की जाएगी चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया है, और इस विरासत केंद्र की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश जो कि है चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते के तहत की गई, और यह भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है और विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कब हुआ है आपका? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में पहला विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो देखिए, आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ये की है किसने? ये की है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, और ये 7 स्थान जो कि आपके रांची, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह में उपलब्ध होगा। और एयर एम्बुलेंस के जरिए आपात स्थिति में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया जा सकेगा।
फिर है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2023 ये कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 8 मई को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। अगला क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए टेनिस टूर्नामेंट है मैड्रिड ओपन, इसका जो खिताब है ये जीता है स्पेन के खिलाड़ी जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कार्लोस अल्कराज ने जो है वो टेनिस टूर्नामेंट जिसका नाम है मैड्रिड ओपन 2023 इसका खिताब ये जीत लिया है। महिला एकल की बात करें तो देखिए महिला एकल का खिताब ये जीता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस से है। पुरुष युगल की बात करें तो करीन खाचानोव जो कि यूएई से है और साथ ही में एंड्री रुबलेव जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये पुरुष एकल का खिताब पुरुष युगल का खिताब ये अपने नाम किया है। महिला युगल की बात करें तो विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस से हैं अगेन, और ब्रिटिश हदात ये ब्राज़ील से हैं। इन्होंने महिला युगल का खिताब ये अपने नाम किया है। संस्करण की बात करें तो देखिए पुरुषों में तो ये 21वां संस्करण था, लेकिन अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में ये 14वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किस देश में किया है? तो देखिए अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण तो ये हुआ है मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इसके अलावा अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो नौसेना दिवस के दिन इन्होंने राजकोट जिले में भी जो है एक शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है वो रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। ये रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित की जाएगी, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण ये किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो देखिए भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण ये हो रहा है मुंबई से अहमदाबाद रेल कॉरिडोर में। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी जो दोनों शहरों के बीच की यात्रा के समय को लगभग 6 घंटे 35 मिनट से घटाकर 1 घंटा 58 मिनट कर देगी। यह परियोजना जापान सरकार की सहायता से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रुपए की अनुमानित लागत से वही बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पीड एक तो कम हो जाएगी और किस शहर के बीच में? तो यह है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। फिर एक किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो देखिए अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड, तो ये सम्मानित किया गया है अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दरअसल ये जो एनजीओ है वो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो देखिए आपने अफगानिस्तान के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारी यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है। अभी तालिबान ने इसको कैप्चर किया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे जो महिलाओं के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो ये वहीं पे एक एनजीओ है जो कि वहाँ की महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है और इसी को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार ये दिया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए अगर बात करें जो बाइडेन ने अपने भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है तो इनका नाम है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए लगातार फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टीजियस डायमंड लीग 2023 का खिताब ये किसने अपने नाम किया है? तो देखिए ये महान खिलाड़ी हैं भाला फेंक नीरज चोपड़ा, भारत से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्य से ये है। तो इन्होंने ही दूसरी बार जो है वो प्रेस्टीजियस डायमंड लीग का खिताब ये अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए ओलंपिक चैंपियन है नीरज चोपड़ा, इन्होंने दोहा में जारी डायमंड लीग में 88.67 मीटर जेवलिन फेंककर इस स्पर्धा का खिताब ही अपने नाम किया है। ओलंपिक चैंपियंस जो है जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 5 मई 2023 को दोहा डायमंड लीग 2023 में जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इनका जो थ्रो था वो था 88.6, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 88.67 मीटर, ये आप यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये इनका बेस्ट थ्रो था। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2023 में अगर हम बात करें फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार, तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन, ये हैं 2 व्यक्ति, एक है इसमें बारबरा किंगसोल्वर और दूसरे हैं हर्नान डियाज। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हर्नान डियाज की बात करें या फिर बारबरा किंगसोल्वर, इन दोनों को ही 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार ये दिया गया है। अब देखिए बारबरा किंगसोल्वर ये महिला है जिन्हें डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए दिया है, और अगर हम बात करें हर्नान डियाज की तो मेल कैटेगरी में इन्हें ट्रस्ट उपन्यास के लिए दिया गया है। फिर चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए राइट टू वॉक, ये जो अधिकार दिया है ये दिया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए पंजाब जो है वो चलने के अधिकार को लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण जो चलने के अधिकार को लागू करने का फैसला ये लिया है। फिर है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल्स हिंडरलैंड्स टू द रायसीना हिल्स नामक पुस्तक के लेखक ये कौन है। तो देखिए अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो वर्तमान में हमारे देश की ये राष्ट्रपति हैं और ट्राइबल कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है। तो उसी के ऊपर ये बुक लिखी हुई है कि द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू दी रायसीना हिल। रायसीना हिल क्यों, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो रायसीना की पहाड़ी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है कस्तूरी रे ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चर्चा में रहा द केरला स्टोरी, इसके निर्देशक कौन है। देखिए काफ़ी ये न्यूज़ में थी जो मूवी है केरला स्टोरी, इसके निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक है सुदीप्तो सेन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए चर्चा में जो है आपकी मूवी रही थी जिसका नाम है द केरला स्टोरी, इसके निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस फिल्म पर रोक लगाने की बात भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म में रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और ये फिल्म जो है वो लव जिहाद, हिंदू और ईसाई लड़कियों को ISIS आतंकवादियों के जाल में कथित तौर पर फंसने के मुद्दे पर बनाई गई है। अगला आपका क्वेश्चन है ईरान की किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया है। तो देखिए अगर हम बात करें महिला पत्रकार जो कि यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 से सम्मानित हुई हैं, तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है नीलोफर हमीदी, इलालह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, यानी कि उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नरगिस मोहम्मदी से आपको कुछ याद आया, कई बार मैं आपको बताया कि जो ये होते हैं आपके नेशनल अवार्ड नोबेल प्राइज़, तो इसमें जो नरगिस मोहम्मदी है इन्होंने जीता था किसमें, पीस अवार्ड इस बार का इन्हें मिला है। तो ध्यान रखिएगा सभी ऊपर के आंसर सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, तो ये दिया गया है यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ इनको। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने AI चैटबॉट जो है बार्ड ये लॉन्च किया है। तो देखिए अगर हम बात करें AI चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड, ये लॉन्च किया है किसने, ये लॉन्च किया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अभी ये मैंने बार्ड के बारे में आपको बताया, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक चीज़ न्यूज़ में चल रही है वो है आपका जेमिनी, ये भी लॉन्च किया किसने, गूगल ने। अब इसमें जैसे आपने ChatGPT के बारे में पढ़ा होगा उसी प्रकार से ये आपका जेमिनी, जिसमें अल्ट्रा प्रो इस तरीके के वर्जन आएंगे, तो आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। प्रो, हालांकि प्रो ही हमारे लिए यूज़फुल होगा क्योंकि अल्ट्रा जो वर्जन है जेमिनी का वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो AI चैटबॉट है आपका यहाँ पर बार्ड, ये लॉन्च किया है किसने, गूगल ने। फिर है किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो देखिए अगर हम बात करें तुंगनाथ मंदिर की, तो ये है आपका उत्तराखंड में, और इसी को अभी राष्ट्रीय स्मारक ये घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
तो देखिए उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर बेसिकली उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित अपनी तरह का एकमात्र प्राचीन शिवालय है और यह मंदिर लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत में जो है वो लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल प्रोग्राम्स की शुरुआत लखनऊ के 3 स्कूलों में की जाएगी और इसमें नगर निगम में 1,765 विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उनका डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। साथ ही में बच्चों के लिए 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत ये कहाँ की गई है? तो देखिए बात करें भारत की पहली पॉड टैक्सी तो ये यूपी के नोएडा में है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए ये सर्विस है उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में फिल्म सिटी सेक्टर 21 को जोड़ने वाली है और ये पॉड टैक्सी 14.6 किलोमीटर लंबी होने वाली है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मना है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो ये मना है 12 मई को। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 मई 2023 को किस योजना ने 8 साल ये पूरे किए हैं? तो देखिए अगर हम बात करें 9 मई 2023 को अभी 8 साल ये पूरे किए हैं अटल पेंशन योजना, साथ ही में बीमा सुरक्षा पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि तीनों ने ही अपने यहाँ पर 8 साल पूरे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और साथ ही में अटल पेंशन योजना ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना 2015 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो लोगों के लिए बीमा योजनाएं हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर है मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो गई है? तो इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है दक्ष। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए अभी कुनू नेशनल पार्क में काफ़ी सारे जो हैं वो चीते, मादा चीता ये वगैरह लेके आए गए थी, लेकिन उनमें से काफ़ी जो है वो मर चुकी हैं। तो उसी में से अगर हम बात करें दक्ष नाम की एक मादा चीता, इसकी भी जो है वो मृत्यु हो गई थी, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी सशा, उदय, इनकी भी मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपका, फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो देखिए फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की बात करें तो इसकी मेजबानी ये करेगा कतर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर लग्जरी फैशन ब्रांड जो कि आपका गुस्सी, इसकी पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो देखिए ये बनी है आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए गुच्ची की बात करें, स्थापना हुई थी 1921 में, मुख्यालय फ्लोरेंस इटली में और सीईओ तो ये मार्को बिज़ारी। फिर है मई 2023 में WHO ने किस बीमारी या फिर आप कहें महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है? तो ये है आपका मंकी पॉक्स और साथ ही में कोविड-19, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए WHO ने हटाया, तो WHO की बात करें, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय है जेनेवा में और वर्तमान अध्यक्ष तो हैं टेड्रोस अदानोस। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 से कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 की तो ये मना है 13 मई को। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। थीम अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये इसकी थीम है और हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो ये सैटरडे पड़ा था आपका, सैटरडे ये था आपका 13 मई को और 14 अक्टूबर को। फिर भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी कृष्णा भट्ट। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की बात करें, स्थापना हुई थी 1950 में, मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में।
फिर है भारतीय कंपनी को C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली, तो किस भारतीय कंपनी को मिली है? तो ये मिली है टाटा कंपनी को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये बनाएगी। इसका निर्माण गुजरात में होगा और कुल 56 C295 विमान ये बनेंगे। पहले 19 विमान स्पेन में और बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका प्रयोग जो है ये कनाडा, पोलैंड, मिस्र, स्पेन में चल रहा है और भारत भी अब इसका उपयोग किया जाएगा, मतलब भारत में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर क्षेत्र सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान प्रदान किया गया है किसको? कोचीन पोर्ट को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है और यह अवार्ड जो है वो 137.56 MMT के उच्चतम कार्गो प्रबंधन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीबीआई के प्रमुख निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए सीबीआई के प्रमुख चीफ या निदेशक ये बने हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए प्रवीण सूद की बात करें तो ये कर्नाटक के डीजीपी हैं और उन्हें अब सीबीआई का नया निदेशक ये नियुक्त किया गया है। बेसिकली कर्नाटक कैडर से ये 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्थापना हुई थी 1963 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। फिर एक किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो शीर्षक से जो है रिपोर्ट वो जारी की है? तो ये जारी की है UNESCAP ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है इसकी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसी ने ही अभी रेस टू नेट जीरो शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। फिर है भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कि समुद्र शक्ति 2023 इसका आयोजन किया गया? तो देखिए समुद्र शक्ति की बात करें तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। आयोजन स्थल की बात करें तो देखिए ये हुआ था इंडोनेशिया में। संस्करण था इसका चौथा और भारत की तरफ से जो शामिल हुए थे विमान ये थे INS कावरत्ती और चेतक हेलीकॉप्टर। फिर 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए आयुर्वेद फेस्टिवल की बात करें 5वां संस्करण तो ये हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। अब देखिए ये कार्यक्रम स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों और हितधारकों को एक साथ लाएगा। थीम है इसकी इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। फिर एक कहाँ पर छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो देखिए छठा हिंद महासागर सम्मेलन इसका आयोजन ये हुआ है ढाका में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए छठा हिंद महासागर IOC 12 से 13 मई 2023 के बीच में ये ढाका में हुआ है और सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया। विषय आपको ध्यान रखना ये है शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। फिर 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पासांग दावा शेरपा। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पासांग दावा शेरपा ने इमेजिन नेपाल के जो है माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा चढ़ाई के पिछले रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास अपने नाम किया है और 40 वर्ष की उम्र में पासांग ने 26 बार पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई ये की है। फिर 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर है किसने 2019 में पहली बार ला लीगा का खिताब ये जीता है? तो ये जीता है बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर है किस बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने भारत में जूनोटिक और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए 675 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दी है और वर्ल्ड बैंक ने ये कर्ज भारत में मवेशियों स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए और जिससे पशुओं में फैलने वाली जूनोटिक और साथ ही में संक्रामक रोगों को बचाया जा सके। वर्ल्ड बैंक स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और अध्यक्ष तो ये हैं अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के हैं। फिर है 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया गया? तो ये हुआ है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर सतत विकास वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है?
तो ये बना है भोपाल, ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भोपाल ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ही उठाया है और एसडीजी हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और क्षमता प्रदर्शित करने के हेतु स्वैच्छिक स्वास्थ्य समीक्षा को अपनाने वाला ये भारत का पहला शहर बन रहा है। फिर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनता है 17 मई को, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए उच्च रक्तचाप में साइलेंट किलर के रूप में हम इसको जानते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें और इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। फिर किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस ये मनाया था? तो देखिए 16 मई को स्थापना दिवस ये मना था सिक्किम का, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। समारोह के हिस्से के रूप में राज्य कौशल विकास विभाग के द्वारा स्किल गैप असेसमेंट स्टडी ऑफ सिक्किम नामक पुस्तक का विमोचन इसने किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 ये किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें हेवन 1 की, तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये हुआ है आपका स्पेस एक्स और साथ में वास्ट दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरिट लाइफ नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने शुरू किया? तो ये साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने जो है वो उसकी शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने केरल तट पर एक संयुक्त अभियान में लगभग 2500 किलोग्राम मेटामाइन जब्त किया है। 13 मई को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने कोच्चि के तट से अरब सागर में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2700 किलोग्राम नशीला पदार्थ ये जब्त किया है। 2022 में समुद्री रास्तों से होने वाली नशीली की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त ये शुरू किया गया था। फिर पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है भावेश गुप्ता को, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई हैं रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपकी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखोगे। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, स्थापना हुई थी 1932 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस तो ये 8 अक्टूबर को। फिर चोरी या फिर खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल ये लॉन्च किया गया? तो इस पोर्टल का नाम है आपका कौन सा? ये है संचार सारथी, संचार साथी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि लॉन्च की गई है? तो देखिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि ये लॉन्च हुई है हिमाचल प्रदेश में। फिर भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं किसमें? अर्जेंटीना ने, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर है 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है प्राग में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए वर्ल्ड रोड कांग्रेस में भारत को नितिन गडकरी ने संबोधित किया है। आयोजन 2 से 6 अक्टूबर और थीम है इसकी फिर से सड़क पर चलना एक साथ। फिर प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनता है 4 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस ये मनाया जाता है और यह दिवस दुनिया भर में पशु प्रेमियों को एकजुट करती है ताकि जागरूकता बढ़ाती है और साथ ही में जानवरों की भलाई के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है। थीम है इसकी क्रिएट और स्मॉल लव देम ऑल। फिर नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है किसने? ये की है हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद जो है बैठक की अध्यक्षता वो की है किसने? निर्मला सीतारमण जी ने।
फिर किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये बन गया है? तो देखिए ये बना है आपका तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध ये है भारतीय सेना से। फिर तमिलनाडु और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी? तो ये होगी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए भारत तमिलनाडु के नागपट्टनम में श्रीलंका के जाफना में ये कांका संथुराई बंदरगाह तक नौका सेवा शुरू करेगा। श्रीलंका की बात करें, राजधानी है कोलंबो, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री तो ये दिनेश गुणवर्धने। फिर परमाणु मिसाइल ब्यूवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने, ऑप्शन नंबर बी। रशिया की बात करें, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, संसद है यहाँ की ड्यूमा और राष्ट्रपति तो ये व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता ब्रांड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया है? तो ये हुए हैं सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है केरला में, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 10 अक्टूबर 2023 को इस कांग्रेस का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा तैयार करना। कृषि विज्ञान कांग्रेस पहली बार केरल में किया जा रहा है और इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए। होपफुली आपको सभी समझ में आए होंगे। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब टेस्ट के 2 क्वेश्चन से आप मुझे बताएंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन है? और फिर है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में गरबा ये शामिल हुआ किस राज्य का है? इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। PDF में आपको ऑलरेडी बता चुके, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।